नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत सारे फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस जो हम लोग ने अभी तक नहीं देखे हैं या कुछ को हम लोग ने देखे हैं। उसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि स्ट्रीम्स, अलग अलग तरीके की स्ट्रीम्स कैसे होती हैं, ठीक है, और स्ट्रीम फ्लशिंग का क्या यूज होता है, वैसी सारी चीजें। ये वीडियो से आप पूरी तरीके से इक्विप्ड हो जाएंगे रियल वर्ल्ड डेटा की फाइल हैंडलिंग करने के लिए सी के अंदर। और इसी के साथ हम लोग का फाइल हैंडलिंग वाला पार्ट भी इसी वीडियो पे खत्म हो जाना चाहिए। मे बी कुछ बचेगा तो हम लोग फ्यूचर में उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे गए वीडियो में हम लोग ने बाइनरी रिलेटेड रीड और राइट मोड देखे थे। इसी के साथ हम लोग ने उसके पहले वीडियोस में जो टेक्स्ट मोड पे रीड, राइट, अपेंड और सारे के सारे प्लस मोड देखे थे, तो वो सारी चीज कवर हो गई है। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन अपने पास आ रहा है वो है रिवाइंड फंक्शन। इस रिवाइंड फंक्शन का हम लोग ने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस वीडियोस में अपने। अब आज हम लोग इसको पूरी तरीके से देखेंगे। अब ये रिवाइंड फंक्शन यूज किया जाता है फाइल के पॉइंटर को मूव करने के लिए बिगिनिंग पे। माने जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और आपने वीडियो ही स्टार्ट किया जब आपका वीडियो एंड हो रहा है। समझो आपका 5 मिनट का वीडियो है, आपने उस वीडियो को 4 मिनट 59 सेकंड पे प्ले किया, तो अब 1 सेकंड का क्या वीडियो देखोगे, वीडियो फटाक से एंड हो जाएगा। आपका फाइल पॉइंटर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। लेट्स से यहाँ पे ये आपका फाइल है, ओके, दिस इज माय फाइल कंटेंट, ठीक है। अब लेट्स से हम लोग ने रीडिंग लास्ट से चालू की, ये पॉइंट से स्टार्ट की, तो आप डेटा पूरा रीड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके आगे क्या रीड करोगे। आपके फाइल में भी जो होता है कर्सर होता है, इसको फाइल पॉइंटर बोलते हैं। वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है यूजुअली रीड और राइट में, और आगे जाते 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 रीड होता रहता है डेटा आपका, ठीक है। लेकिन आपका डेटा रीड करते करते अगर उसका कर्सर लास्ट में पहुंच गया तो वो आगे का डेटा रीड नहीं कर सकता। लेट्स से आपको फिर अपने डेटा फिर से रीड करना होगा, तो आपको वापस से स्टार्ट में लेके जाना होगा कर्सर, और ये चीज होती है रिवाइंड के थ्रू। अगर आपने फाइल हैंडलिंग को बहुत अच्छे से यूज किया है तो आप ये चीज फेस की होगी कि आपने एक बार अगर पूरा डेटा रीड कर लो, आप उसको वापस से रीड नहीं कर पाते, क्योंकि कर्सर आपका लास्ट में पहुंच जाता है और आपको कर्सर को वापस में स्टार्ट में लेके जाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग ये रिवाइंड फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। जब हम लोग डेटा को रीड करते हैं एक फाइल में, तब फाइल पॉइंटर जो है फॉरवर्ड की तरफ मूव होता है ऑटोमेटिकली। ऐसे जब वो रीड करता जाता है सेम फाइल को, तो क्या होता है कि वो एंड में पहुंच जाता है उसका कर्सर। तो अब उसको वापस से स्टार्ट में लाने के लिए हम लोग रिवाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। ये उसका प्रोटोटाइप है फंक्शन का, ठीक है, इसको सिंटैक्स कह लो, ठीक है। रिवाइंड फंक्शन जिसके अंदर फाइल पॉइंटर जाता है, तो जो भी फाइल पॉइंटर होगा उसके कर्सर को वो स्टार्ट में लाकर छोड़ देगा, सो दैट यू कैन रीड इट अगेन। जब आप रिवाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं तब फाइल पॉइंटर आपका वापस से स्टार्टिंग वाले बाइट पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम लोग को पूर्णतः समझेगा कि बात क्या हो रही है। सो लेट्स लोड दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका एग्जांपल है stdio.h। इसके अंदर सारे फाइल हैंडलिंग के पार्ट्स हैं, हम लोग को कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग का फाइल पॉइंटर है। ये सब फंक्शंस को हम लोग ने बहुत बार देखा है, तो प्रीवियस वीडियोस देख लें तो आपको ये अच्छे से समझेगा। अभी थोड़ा हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का फाइल पॉइंटर है, इसके अंदर एड्रेस जाएगा फाइल का। ये हम लोग का कैरेक्टर है जिससे हम लोग कैरेक्टर फाइल से रीड करके प्रिंट करेंगे अपने स्क्रीन पे। इसके बाद यहाँ पे एफ ओपन से अपना फाइल ओपन हो रहा है। यहाँ पे अपना फाइल का नाम है, रीड मोड पे है, तो ये इस फाइल को सर्च करेगा। अगर उसको नहीं मिला तो ये नल रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम लिखा है, तो ये फाइल के नाम को कहां पे सर्च करेगा, उसी फोल्डर में जहां पे आपका exe यहाँ पे कंपाइल होगा, ठीक है। अगर पूरा एड्रेस दिया रहता तो पूरे एड्रेस पे वो जाके वो फाइल को ढूंढता। तो यहाँ पे इसको पहले मैं सेव कर लेता हूं, सेव करता हूं जिस फोल्डर में, उसी फोल्डर में वो ये sample.txt को ढूंढेगा। तो अब ये रिवाइंड फोल्डर है, इसके अंदर अब इस फाइल को सेव करूंगा मैं। इसमें लिख देता हूं मैं इसको रिवाइंड फाइल.c। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपका फोल्डर जहाँ पे रिवाइंड फाइल है, अब इसी फोल्डर के अंदर वो sample.txt को ढूंढेगा, इसी फोल्डर के अंदर, क्योंकि पूरा एड्रेस नहीं, इसी के अंदर ढूंढेगा। उसको मिलेगा तो वो एड्रेस देगा, नहीं मिलेगा तो वो नल रिटर्न कर देगा। अगर वो नल रिटर्न करेगा तो हम लोग बोलेंगे फाइल नॉट फाउंड, अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, रिटर्न 1। हम लोग का प्रोग्राम उधर ही एंड हो जाएगा विद रिटर्न 1। अगर ऐसा नहीं हुआ, फाइल में एड्रेस हुआ, तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा एंड विल मूव अहेड एज इंटेंडेड। तो यहाँ पे वो पहले फाइल को रीड करेगा। अब रीड करने के बाद हम लोग ने, क्योंकि व्हाइल लूप पे लगाया है, और इसको हम लोग ने पहले डिस्कस किया है ये कैसे ये काम करता है, इसको यहाँ पे बस सिर्फ ऐसे लिख दिया। तो ये क्या करेगा, पूरा रीड करेगा फाइल को, और रीड करने के बाद आपका कर्सर जो है फाइल के एंड में पहुंच जाएगा। देन विल रिवाइंड इट। बट इस बार क्या करेंगे हम लोग, विल नॉट रिवाइंड दिस एक्चुअली। हम लोग क्या करेंगे, इसको ना सिर्फ एक बार रीड करेंगे, फिर इसको दूसरी बार रीड कराएंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है।
अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक बार सिंपली रीड करेंगे फाइल को। लेट्स डू दिस। अभी मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद ये क्या बोलता है, देखो फाइल नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि इस जगह पे एक्चुअल में कोई फाइल है ही नहीं, इस जगह पे एक्चुअल पे कोई वैसा फाइल है नहीं। तो लेट्स क्रिएट दैट फाइल रियल क्विक। ये रहा आपका sample.txt, इसको ओपन किया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज द कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे ये फाइल को लेगा और रीड करके प्रिंट कर देगा। दैट्स फाइन, यहाँ पे वो प्रिंट कर पा रहा है, कोई इशू नहीं है। अब लेकिन अगर मैं ये सेम चीज को दूसरी बार रीड करना चाहूँ तो, अगर सेम चीज को मैं यहाँ पे सेकंड टाइम रीड करना चाहूँ तो क्या वो रीड कर पाएगा? लेट्स चेक सेकंड। अब हम लोग को इससे पहले मैं assumption बता देता हूँ। यहाँ पे ये हम लोग का फाइल है, राइट। इसने पहली बार रीड किया तब इसका कर्सर ऐसे रीड करते 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 प्रिंट करते 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 यहाँ तक पहुंच गया। एक बार रीड करने के बाद कर्सर आपका फाइल के लास्ट में पहुंच गया। अब आपका कर्सर ये रीड करने के बाद उसका कर्सर लास्ट में ही है, फाइल का जो पॉइंटर है वो लास्ट में ही है। अब सेकंड टाइम जब हम लोग रीड करना चालू करेंगे तो वो यहाँ से रीड करेगा, लेकिन इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो वो कुछ रीड कर पाएगा? आंसर इज नहीं, ये हम लोग का assumption है। लेट्स चेक दिस। इसको रन किया, पहली बार उसने रीड कर दिया, ठीक है, जो भी कंटेंट था। सेकंड टाइम वो रीड नहीं कर पाया। यहाँ पे मैं स्लैश देना भूल गया, इधर दे देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम उसने रीड कर लिया, सेकंड टाइम वो रीड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? सिंपल, उसका जो यहाँ पे पॉइंटर है वो रीड करके लास्ट में पहुंच गया। जब पॉइंटर लास्ट में तो वो आगे रीड नहीं कर सकते, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो वी नीड टू रिवाइंड दिस पॉइंटर टू द बिगनिंग ऑफ द कंटेंट। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग करेंगे यूजिंग दिस रिवाइंड फंक्शन। ये रिवाइंड फंक्शन के थ्रू हम लोग इस चीज को करेंगे। नाउ अब इस रिवाइंड फंक्शन के अंदर हम लोग को वो फाइल पॉइंटर देना है, जिससे वो बिगनिंग में डाल देगा अपने फाइल पॉइंटर कर्सर को। अब रन करते हैं। नाउ यू सी, जब वो पहली बार उसने रीड किया तो एंड तक पहुंच गया था आपका कर्सर, लेकिन हम लोग ने क्योंकि यहाँ पे रिवाइंड किया तो वापस से स्टार्ट में पहुंच गया कर्सर। फिर हम लोग ने रीड किया तो वापस से रीड कर पा रहा है, ठीक है। सो एक आपको चीज को पकड़ लेना है अपने दिमाग के अंदर कि कोई भी चीज को अगर आपको रीड करना है सो आप स्टार्टिंग से रीड करेंगे ऑब्वियसली। सो यू मस्ट यूज दिस रिवाइंड फंक्शन नो मैटर व्हाट। ये हमेशा सेफ्टी के लिए बेस्ट है, ठीक है। ऑलराइट, ये रिवाइंड फंक्शन टू ब्रिंग द कर्सर, टू ब्रिंग द पॉइंटर टू द बिगनिंग ऑफ द कंटेंट, दैट इज इट, दैट इज रिवाइंड। आई एम श्योर आपको समझ आया है। ऑलराइट, ये प्रोग्राम हम लोग को दर्शाता है कि रिवाइंड क्या करता है, वो वापस से रीड करने के लिए हम लोग को अवेलेबल कर देता है पॉइंटर को बिगनिंग में डाल के। ऑलराइट, नेक्स्ट अप इज एफ एरर फंक्शन। एफ एरर फंक्शन क्या करता है? चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं अगर हुआ फाइल के कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो ये एफ एरर क्या होगा, वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद वो रीड करते समय या राइट करते समय जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको दर्शाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटीजर रिटर्न करता है, इस बात का ध्यान रखो। तो इसके अंदर आप फाइल पॉइंटर दोगे तो वो फाइल पॉइंटर को देखते ही, यहाँ पे देते ही ये बता देगा कि एरर है कि नहीं। कैसे बताएगा? एक इंटीजर वैल्यू के थ्रू। अगर एक एरर हुआ है तो वो एक नॉन जीरो वैल्यू को रिटर्न करेगा, माने जीरो के अतिरिक्त कोई दूसरे वैल्यू को रिटर्न करेगा, मे बी 1, मे बी -1, नॉट जीरो। अगर एरर अकर हुआ है इट विल नॉट रिटर्न जीरो। अगर कोई एरर नहीं है तो वो जीरो रिटर्न करेगा, जीरो एरर्स, ऐसा समझो। सो ये एफ एरर के अंदर अगर आप ये फाइल पॉइंटर को डालोगे तब वो क्या करेगा, वो चेक करेगा फाइल में कुछ एरर हुआ है क्या, रीड करते समय, राइट करते समय। अगर एरर हुआ है तब वो नॉन जीरो वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी जीरो को छोड़ के कोई भी दूसरे वैल्यू को रिटर्न करेगा। और अगर एरर नहीं है तो वो जीरो को रिटर्न करेगा। So this is how f error is useful। अब इसका यहाँ पे एक बहुत सरल प्रोग्राम एग्जांपल दिया है, इसको भी हम लोग लोड करके देख लेते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन के समक्ष ये प्रोग्राम है, इसमें stdio.h है वैसे इंक्लूडेड, जिसमें सब फाइल हैंडलिंग की चीजें हैं। यहाँ पे अपना मेन फंक्शन जिसके अंदर एक फाइल पॉइंटर है जिसमें फाइल का लोकेशन होगा। मैसेज एक ऐसा वेरिएबल हम लोग ने बनाया है जो यूजर से डेटा लेगा और फाइल के अंदर डेटा डालने के लिए यूज होगा, ठीक है। 100 कैरेक्टर्स का इसका कैपेसिटी है। अब ये फाइल ओपन हो रहा है, इस फाइल का नाम data.txt है। पूरा लोकेशन नहीं दिया है तो उसी लोकेशन पे होगा जहाँ पे आपका exe रन होगा। ये रीड मोड में ओपन हो रहा है, इसका मतलब कि फाइल मस्ट एग्जिस्ट, इफ नॉट इट विल रिटर्न नल। अगर नल रिटर्न होगा तो हम लोग ये एरर देके प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। अनेबल टू ओपन फाइल, रिटर्न 1, अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, डन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ रिटर्न हुआ, इसका मतलब एड्रेस रिटर्न हुआ है फाइल का, देन विल मूव अहेड, और ये कंडीशन फिर नहीं चलेगी। देन विल मूव अहेड एज इंटेंडेड, और फिर हम लोग यूजर से मैसेज लेंगे। मैसेज लेने के बाद fputs इस फंक्शन को यूज करके इस मैसेज को इस फाइल के अंदर डालेंगे, ठीक है। अब यदि कुछ एरर होता है रीडिंग राइटिंग में, तब ये f एरर फंक्शन है, इस फाइल पॉइंटर के अंदर दिखेगा कुछ एरर आया क्या। अगर एरर होगा तो हम लोग यहाँ पे उस एरर को लिख देंगे, और अगर आपने सभी चीज को रीड किया तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा एरर क्या है। हम लोग रीड मोड में है, हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं फाइल में राइट करने का। ये तो इससे बड़ा एरर हम लोग क्या ही कर सकते हैं, राइट। रीड मोड में राइट कर रहे हैं, सो दिस इज एन एरर, और हम लोग का ये जो इफ कंडीशन है ये एरर को पकड़ लेगा। सो लेट्स रन दिस।
और देखते हैं वो एरर को पकड़ पाता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, ये फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं? हाँ, ये फाइल एग्जिस्ट करता है, एफ एरर है और यहाँ पे data.txt भी है और इसके अंदर का डेटा भी आप देख सकते हो, ABC जो भी लिखा है ये इसके अंदर का डेटा है। ठीक है, ऑलराइट। अब इसको हम लोग रन करते हैं। रन किया मैंने और एज एक्सपेक्टेड अभी तक एरर नहीं आया है क्योंकि अभी तक ये वाला फंक्शन रन नहीं हुआ। अभी तो हम लोग यूजर से डेटा ले रहे हैं, तो लेट्स एंटर द डेटा और यहाँ पे कुछ स्पेशल डेटा लेते हैं। ये वाला डेटा नहीं, अर्पित ले देते हो सीधा, खत्म। अर्पित स्पेशल डेटा ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे इससे उसने f_c चलाया, ये चीज नहीं हो सकती। रीड मोड में आप राइट करने का ट्राई करो, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो फाइल में कुछ एरर हो गया रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो इफ कंडीशन है, इसने एफ एरर के अंदर यहाँ पे एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न की एंड एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई कि हाँ एरर है। तो जब ऐसा हुआ तब यहाँ पे ये कंडीशन हम लोग ने लिखी थी, हम लोग का एरर प्लेस से पता था, एरर अकर्ड व्हाइल राइटिंग इन रीड मोड, रीडिंग मोड। सो यहाँ पे ये हम लोग का प्रॉब्लम इधर आ गया था। इसको ing हटा के रीड कर देता हूँ, इन रीड मोड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का एफ एरर बता देता है एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करके। नॉन जीरो मतलब ट्रू, और इफ कंडीशन में अगर वैल्यू ट्रू हो गई तो ये अंदर का पार्ट प्रिंट करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर एरर कोई ना हो, जैसे कि हम लोग राइट मोड में लिख दूं या फिर अपेंड मोड में लिख दूं, राइट मोड में लिखते हैं। जब राइट मोड में लिखा तब फाइल एग्जिस्ट करती है, इस फाइल को वो क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। ठीक है, और इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि राइट मोड में राइट कर रहे हो, कोई इशू नहीं आएगी। तब क्या होगा, ये एफ एरर जो है ये फाइल पॉइंटर के रन करके जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। जीरो मींस फॉल्स, तब ये कंडीशन नहीं चलेगी, दैट मींस देयर इज नो एरर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट होगा ये एरर जैसा, और सक्सेसफुली रिटर्न काम हो जाएगा अपना। लेट्स रन दिस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस से अर्पित, एंटर किया, अब सक्सेसफुली राइट हो गया। इसके लिए देखो ये एरर वाला पार्ट नहीं आया, इसमें ये एफ इसने जीरो रिटर्न किया तो ये वाला पार्ट नहीं चला, सिंपल। अब यहाँ पे देखोगे अर्पित हो चुका है, वो डेटा पुराना से हट के। सो ये था आपका एफ एरर। आई एम श्योर आपको समझ आया है पूरी तरीके से। नेक्स्ट फंक्शन इज इरेजिंग फाइल्स इन सी, यानी सी में आप फाइल को इरेज कैसे कर सकते हो। यूजिंग सी आप फाइल को कैसे इरेज कर सकते हो। इरेज करने का मतलब यहाँ पे डिलीट करने का बात हो रहा है, परमानेंटली डिलीट। सो यहाँ पे ये कोई भी फाइल को डिलीट करने की पॉसिबिलिटी रखता है, कोई भी फाइल को, कोई फोल्डर को नहीं। ये कोई फोल्डर को डिलीट नहीं करता, ये फोल्डर्स के अंदर के फाइल्स को डिलीट करने का क्षमता रखता है। ओके, सी हम लोग को ये अनुमति देता है कि हम लोग कोई भी फाइल को डिलीट कर सके परमानेंटली यूजिंग रिमूव फंक्शन। ठीक है, एक बार वो फाइल डिलीट हो गया, दिस कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। ये आपका जो रिमूव फंक्शन का प्रोटोटाइप है वो एज फॉलोज है। ठीक है, माने रिमूव, इसके अंदर वो क्या मांगेगा, फाइल का नाम, दैट्स इट। फाइल का नाम दो, माने फाइल का एड्रेस। इन अ वे ये मांग रहा है एक तरीके से फाइल का एड्रेस बताओ कहाँ पे फाइल। वो एड्रेस में अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता है तो वो उसको उड़ा देगा। ठीक है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो ऑब्वियसली नहीं उड़ा पाएगा। अगर फाइल में कुछ प्रोटेक्शन वगैरह लगा हुआ अलग तरीके का, मतलब एक्सेस लेवल प्रोटेक्शन होता है, तब शायद वो न कर सके। अदर देन दैट कोई भी नॉर्मल फाइल को वो इजीली डिलीट कर देगा। यदि फाइल आपका डिलीट हुआ है सक्सेसफुली, वो जीरो रिटर्न करेगा। अगर फाइल डिलीशन फेल हुआ है तब वो एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, एनीथिंग अदर देन जीरो। इस तरीके से काम करेगा। नाइस, सो लेट्स गेट गोइंग। ये प्रोग्राम को देख लेते हैं, छोटा सा। वाह, ये बहुत छोटा है प्रोग्राम अपना। इसको मैं अपने तरीके से लिख देता हूँ, मजा नहीं आ रहा है ऐसे देख के मेरे को। एक इंटीजर वैल्यू बनाते हैं, ठीक है, इज डिलीटेड नाम का। अब इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग इस फंक्शन को रन करेंगे, अपने रिमूव फंक्शन को रन करेंगे और यहाँ पे हम लोग फाइल का वो एड्रेस दे देंगे। तो लेट्स से हम लोग कोई फाइल को टारगेट करते हैं, लेट्स सी एफ एरर टारगेट करने का अपने को, f_error.exe। तो ये हम लोग ने पूरा का पूरा एड्रेस उठाया, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, हम लोग पूरे एड्रेस पे काम करेंगे। आप चाहो तो सेम फोल्डर के रिलेटिव एड्रेस के थ्रू काम कर सकते थे, लेकिन फुल एड्रेस को डालेंगे हम लोग। फाइन, इस एफ एरर के अंदर f_error.exe, एफ एरर एक काम करते, इतना सारा एफ एरर अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। यहाँ पे एक नवीन कुछ तो बना देते हैं, नवीन फाइल लिख दिया, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये नवीन फाइल है, इस नवीन फाइल का नाम को ले लेते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। नवीन फाइल txt है तो लास्ट का इसका फॉर्मेट भी डालो, वरना फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये रिमूव फंक्शन चलेगा। अगर ये रिमूव फंक्शन इसने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया तो ये क्या रिटर्न करेगा, जीरो। अगर सक्सेसफुली इसने रिमूव नहीं किया तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम लोग ने ये रिमूव फंक्शन का जो वैल्यू रिटर्न करेगा इसके अंदर स्टोर कर लिया, तो हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इस डिलीटेड में अगर जीरो है तो इसका मतलब फाइल रिमूव्ड सक्सेसफुली। अगर ऐसा नहीं है तो वैसे इफ कंडीशन है तो एक लाइन पे भी चलेगा। अगर एक लाइन का आपका कंडीशन होता है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फाइल रिमूव अनसक्सेसफुली तो नहीं लिखेंगे, फाइल डिलीशन फेल बोल सकते हैं, अनसक्सेसफुली बोल सकते हैं।
ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस फाइल को हम लोग ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, उसके बाद इसको रन करेंगे। remove file.c, इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग का नवीन फाइल है। देखो ये नवीन फाइल गायब होता है क्या? एक काम करते हैं, हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। इस नवीन फाइल को हम लोग इस रिमूव फोल्डर में ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर ये देखो नवीन फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एरर के जगह पे हम लोग को इसका एड्रेस चाहिए, राइट। तो इसका एड्रेस लिख लेते हैं। तो प्रोग्राम रिमूव है, प्रोग्राम यहाँ पे रिमूव, और ये 2 स्लैश क्यों डाल रहा हूँ, ताकि एक स्लैश पे उसको लगता है कि एस्केप सीक्वेंस है, 2 स्लैश पे उसको स्लैश लगता है वो, इस हिसाब से यहाँ पे ऐसा डाला है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये लोकेशन डाल दिया इस फाइल को डिलीट करने के लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग पॉपकॉर्न लेंगे और इसको साइड में डालते हुए इसको ऑब्जर्व करेंगे कैसे ये डिलीट होता है। नहीं, लिटरली पॉपकॉर्न नहीं डालने की बात कर रहा था मैं, ऐसे ही, ठीक है। अरे लेट्स गो, 1 2 3 सुपुक, आपके पीछे से फाइल गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चला, इसने हाइड कर लिया वो सच को। ओके कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पे एक और नया फाइल क्रिएट करते थे, क्या जाता है उसमें। ओके, ए लिख देता हूँ मैं, इस फाइल का नाम a.txt है। अब यहाँ पे लिखते हैं a.txt, इसको भी रन करते हैं। अरे यार इतना उसके ऊपर चढ़ गया, देखा आपने कैसा? हम लोग को देखना था लाइव गिरते हुए, लेकिन आप ऑलरेडी देख चुके हो कि हाँ फाइल डिलीट हो रहा है वो। ऑलराइट, सो यस दिस रिमूव वर्क्स, बट ये सिर्फ फाइल के लिए काम करता है, ठीक है, फोल्डर्स के लिए नहीं। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव flush। फ्लश माने फ्लशिंग स्ट्रीम। अब स्ट्रीम क्या होता है, वो पाथवे होता है जहाँ से डेटा का आदान प्रदान होता है, राइट, फाइल से प्रोग्राम तक का आदान प्रदान। अब यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी पिछले वीडियोस में, वो एक बार दिखाता हूँ आपको। ये चीज यहाँ पे, ये स्ट्रीम से डेटा आपका सी प्रोग्राम से फाइल में जाता है, फाइल से सी प्रोग्राम में आता है। अब इसके रिलेटेड आपको कभी कभी नीड पड़ती है कि आप स्ट्रीम को फ्लश करें। वो कब नीड पड़ती है, उसके लिए ना एक मैंने स्कैनएफ के रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। यहाँ पे ये प्रोग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि यहाँ पे हम लोग को ये फ्लश क्यों यूज करने का नीड पड़ता है, और फ्लश से आपके स्ट्रीम फ्लश होते हैं। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम के थ्रू आई गेस एक्सप्लेन किया था आपको, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये एक्चुअल में बहुत डिटेल में मैंने उस वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था कि हम लोग को ये फ्लश का नीड क्यों पड़ता है। मैं आपको बहुत ब्रीफली बता दूंगा, लेकिन आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है इस चीज को। तो इस सीरीज में का 75th वीडियो है, उस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपका वो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस प्लेलिस्ट में चाहिए, और 75th वीडियो जो होगा उस सी प्रोग्रामिंग सीरीज का, उसमें इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप कृपया वो वीडियो जाके देख लें। मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आपका स्कैनएफ जो है, इसमें एक इनएबिलिटी है कि वो पूरे स्ट्रिंग को नहीं ले सकता। जहां पे आप स्पेस मारते हो वहां पे वो स्ट्रिंग को एंड कर देता है, और बाकी का जो बचा डेटा रहता है वो स्ट्रीम में बफर के रूप में छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, लेट्स से अगर मैं इसे फ्लश को ना डालूं और इसको रन करूं, और यहाँ पे मैं डेटा लिखूं अर्पित कटियार। अब यहाँ पे हम लोग का स्कैनएफ क्या है, स्कैनएफ में एक प्रॉब्लम है कि इसको जब भी स्पेस दिखता है ना, वो रोक देता है उस स्ट्रिंग को। वही तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, वो यहाँ पे स्कैनएफ में ये नेम के अंदर डाल देगा, लेकिन ये जो कटियार है इसको वो स्ट्रीम में एज इट इज रखेगा, ठीक है। और जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे होता क्या है देखो, वहां पे वो एज नहीं लेता और एज के अंदर कटियार डाल देता है। अजीब सा काम हुआ ना। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आपका जब आप इस तरीके से फ्लश स्टैंडर्ड इनपुट ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये इनपुट स्ट्रीम है आपका, ठीक है, ये इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे आप नेम ले रहे हैं, तब अगर यूजर ने अर्पित कटियार डाला तो आपका स्कैनएफ क्या करेगा, अर्पित को ले लेगा, लेकिन कटियार को उसी की स्ट्रीम में अंदर रखेगा। इस कारण से क्या होगा, कटियार बचा है, तो ये जब वो नेक्स्ट टाइम एज पूछने जाता है तो वो चेक करता है कि अरे ये तो मेरे इनपुट स्ट्रीम में ऑलरेडी पड़ा है कटियार, तो इस कटियार को ले लेता है, वो एज नहीं पूछता। और यहाँ पे आपका जो नेम है उसमें अर्पित चला जाता है, और जो एज है उसमें कटियार चला जाता है, ऑल बिकॉज की स्कैनएफ स्पेस के आगे की चीजों को नहीं लेता। तो कटियार सदैव आपके इनपुट स्ट्रीम में पड़ा ही रहता है। इस कारण से और कुछ हम लोग स्कैन कर ही नहीं सकते वैल्यू, वो कटियार ही हर समय देता रहेगा आउटपुट के रूप में। तो इस कारण से हम लोग को नीड पड़ता है स्कैनएफ में जब ऐसा कुछ फालतूगिरी हो, तब हम लोग क्या करें, इस इनपुट स्ट्रीम को फ्लश कर दे और ये कटियार जो यहाँ पे पड़ा है इसको निकाल दे। इसको जब आप निकालेंगे तभी आपका जो कीबोर्ड से है वो नया डेटा ले पाएगा। तो जब हम लोग फ्लश को यूज करते हैं, तो यहाँ पे नेम लिया, अब लेट्स से यूजर ने अर्पित कटियार डाला, अब यहाँ पे अर्पित चला जाएगा नेम के अंदर, लेकिन कटियार पड़ा रहेगा स्ट्रीम के अंदर। लेकिन क्योंकि आपने फ्लश यूज किया, इसमें stdin मतलब स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है इसको फ्लश कर दिया, तो यहाँ पे कटियार भी फ्लश हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब वो एज पूछेगा तो हम लोग फ्रेश डेटा कीबोर्ड से ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत स्पीड में एक्सप्लेन किया, मैं बोल रहा हूँ 75th वीडियो इस प्लेलिस्ट का, उसको जाकर देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया इस चीज को। ओके, अभी देखो इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, इसको मैंने रन किया, इसको रन किया, यहाँ पे ये मेरे को नाम पूछ रहा है। अगर मैं अर्पित डालू कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो
एज भी पूछेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, अगर मैंने स्पेस डाल के कुछ दूसरा लेटर डाला, अब क्या करेगा वो, स्कैनफ पहले वाला ये जो इतना पार्ट स्ट्रिंग का ले लेगा, लेकिन स्पेस के बाद की स्ट्रिंग को क्या करेगा, वो स्पेस के बाद को स्ट्रिंग को वो आपके इनपुट स्ट्रीम के अंदर स्टक करके रख देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम आपका वो एज जब मांगेगा, वो एज मांगेगा ही नहीं, क्योंकि कटियार उसमें चला जाएगा। तो मतलब इनपुट स्ट्रीम में हमेशा के लिए कटियार अभी सेट हो गया। हम लोग को ये चीज को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं एफ फ्लश, यहाँ पे यूज करते हैं एफ फ्लश। और हम लोग क्या करते हैं, ये जो इनपुट स्ट्रीम है जिसके अंदर हम लोग का सरनेम, मतलब मेरा सरनेम कटियार अटक गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, stdin इनपुट स्ट्रीम लिख के, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम लिख के हम लोग फ्लश कर देते हैं। फ्लश करने से अभी क्या होता है, लेट्स से मैं भी लिखूं अर्पित कटियार, तो अब क्या होगा, अर्पित आपका नेम में चला जाएगा, कटियार आपका स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम में स्टक हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको फ्लश कर देंगे, तो कटियार फ्लश हो जाएगा। फिर आपका वो एज प्रॉपरली लेगा, ठीक है, एज प्रॉपरली लेगा। लेकिन फिर भी आपका अर्पित आएगा, कटियार तो उड़ गया, फ्लश हो गया, लेकिन फिर भी आपका एज तो चल रहा है एटलीस्ट। तो ऐसे कंडीशन में आप एफ प्लस को यूज करते हैं। गेटस में भी कभी कभी ऐसी नीड पड़ती है, जब आपका स्कैनफ या फिर जो डेटा लेने वाली चीज है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना इस तरीके का, यूजुअली क्या किया जाता है, एफ फ्लश stdin डाल दिया जाता है उसके पहले, ताकि इनपुट स्ट्रीम फ्लश हो जाए, नया डेटा आ पाए। यूजुअली ऐसा किया जाता है। जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ रहा था इस चीज को, तब क्या होता था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता हम लोग टीचर को दिखा देते, बोलते थे अरे इसके ऊपर एफ फ्लश डाल दो, जहां पे भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है उसके ऊपर एफ फ्लश डाल दो। और ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्यों डाल दो, लेकिन डाल दो, कुछ तो प्रॉब्लम होता है। तो कुछ प्रॉब्लम यही होता है कि आपका डेटा समहाउ ये इनपुट स्ट्रीम में स्टक हो जाता है, और इसके कारण वो नया डेटा नहीं लेता, वही डेटा को फेंक देता है वेरिएबल के अंदर। तो हम लोग एफ फ्लश के थ्रू इनपुट स्ट्रीम को क्लियर करके नए डेटा को ले पाते हैं। दिस इज हाउ एफ फ्लश एंड सम ऑफ द स्ट्रीम्स वर्क। यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम से हम लोग का कीबोर्ड से डेटा आता है, तो इस तरीके से सब काम करता है। आई होप सो ये एफ फ्लश समझ आया होगा। और इसी के साथ यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, वही प्रोग्राम दिया है जो हम लोग लिखे हैं अभी, लेकिन इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे आपके सी में कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स रहते हैं। stdin हम लोग ने देखा, जब कीबोर्ड से इनपुट लेके उसको फ्लश करना रहता है तब हम लोग यूज करते हैं। एक आउटपुट स्ट्रीम भी होता है, एक एरर स्ट्रीम भी होता है, एक प्रिंटर स्ट्रीम भी होता है, और एक ऑक्सिलरी स्ट्रीम भी होता है। बहुत सारे तरीके की स्ट्रीम रहते हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम लोग को पता होना चाहिए, रेस्ट हम लोग को नीड नहीं पड़ेगी, बट हाँ ये सारे तरीके के स्ट्रीम होते हैं डॉस लेवल पे। ओके, तो ये सारे स्ट्रीम है, इसको बता दिया, इसमें और ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। फ्लशिंग स्ट्रीम को हमने ऑलरेडी समझ लिया। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे देखो, एफ फ्लश stdin clears the input buffer before reading the next input. This prevents skipped or incorrect input, जैसा हम लोग ने ऑलरेडी देखा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपने फाइल हैंडलिंग का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग यूज करते हैं इस ftl फंक्शन को। ftl से क्या होता है कि अब यहाँ पे लेट्स से हम लोग का एक फाइल है sum file.txt, इसके अंदर हम लोग sum data in sum file इस तरीके से लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे ये ftl क्या करेगा, ये ftl हम लोग का जो कर्सर है ना, ये कर्सर है, अभी आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, ये जो कर्सर है, ये कर्सर जो अपने पूरे प्रोग्राम में घूमता है, ठीक है, अपने पूरे फाइल में घूमता है। यहाँ पे इस फाइल में रीड करते करते वो लास्ट में पहुंचता है, ये इस कर्सर की बात हो रही है, ठीक है। ये जो हम लोग का कर्सर है, जो फाइल पॉइंटर भी कहते हैं इसको, ये कर्सर का लोकेशन बताने के लिए ये ftl यूज होता है। ftl का मतलब ही समझ आएगा कि फंक्शन में आपका पॉइंटर या कर्सर कहाँ है उसको बताने वाला, उसको टेल करने वाला ftl। तो लेट्स से आपका स्टार्ट में है तो आई गेस वो 0 देगा, लेट्स से एंड में है तो स्टार्टिंग से एंड में कितना डिफरेंस आया, कितने कैरेक्टर्स का, वो उतना आपको एक नंबर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको पढ़ते ध्यान से देखो, करंट एक्टिव पॉइंटर इन अ फाइल, ठीक है। हर एक फाइल के अंदर एक एक्टिव पॉइंटर होता है। एक्टिव पॉइंटर जो डेटा को रीड करने के लिए यूज होता है ना, स्टार्ट से एंड कर रहे हैं, लास्ट से रीड कर रहे हैं, वो सब चीजें। तो हर एक फाइल में एक एक्टिव पॉइंटर होता है, वो ये ध्यान रखता है कि हम लोग को नेक्स्ट चीज कब कहाँ रीड करनी है या फिर नेक्स्ट रीड राइट कहाँ करना है, ठीक है। जब हम लोग फाइल को ओपन करते हैं तो यूजुअली आपका पॉइंटर 0 से स्टार्ट होता है, ये राइट और रीड मोड में होता है। अपेंड में लास्ट से स्टार्ट होता है, रीड और राइट में यूजुअली आपका पॉइंटर जो है वो स्टार्ट से स्टार्ट होता है, यानी 0th पोजीशन से, ठीक है। आप जब भी कोई भी कैरेक्टर रीड करते हैं या राइट करते हैं, नेचुरली आपका पॉइंटर भी उसके साथ आगे ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि लेट्स से आप रीड कर रहे हो तो रीड करते 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 पॉइंटर आपका आगे बढ़ता जाता है, और लास्ट अगर पहुंच गया तो वो आगे और कुछ रीड नहीं कर सकता। आपको वापस से रीड करना है तो आपको रिवाइंड करके उसको स्टार्ट में लाना पड़ेगा। ये चीज हम लोग ने ऑलरेडी देखी, ठीक है। तो जब आपका डेटा रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, वो नेचुरली आपके पॉइंटर को आगे बढ़ते जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ftl क्या करता है, ftl हम लोग को करंट पोजीशन बताता है उस फाइल पॉइंटर का, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग इंट लिखा है क्योंकि फाइल बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो लंबा वाला इंट मिले अपने, ठीक है। जो वैल्यू रिटर्न होता है वो हम लोग को स्टार्टिंग से यानी 0 से कितना कैरेक्टर्स आगे बढ़ा वो बताता है, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स चेक दिस। एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे दिया है, इसको देखते हैं। ये ftl बहुत यूजफुल होने वाला है। अभी देखो,
यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर है, यहाँ पे कैरेक्टर है, जैसे हम लोग कैरेक्टर को रीड करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने फाइल को ओपन किया data.txt, ये रीड मोड में ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग फाइल को गेट कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को गेट कर रहे हैं। बाय द वे एक कैरेक्टर को गेट करने के बाद हम लोग जो है फाइल के करंट पॉइंटर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा चेंजेस करूंगा, इसमें कैरेक्टर को गेट करने के साथ प्रिंट भी करना चाहिए, राइट, तो प्रिंट भी कर देते हैं। मैं fput-c यूज कर सकता हूँ इसमें, I mean put-ch यूज कर सकता हूँ, या फिर put-char भी चलेगा। इसमें कैरेक्टर को पुश करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पे फाइल से कैरेक्टर को लेंगे और हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, दैट इज इट। अब पहले हम लोग देख लेते हैं फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इस फाइल को एग्जिस्ट कराते हैं, तो ये ftel के अंदर मैं लिखूंगा ftel.c, रन हो रहा है। यहाँ पे करंट पोजीशन -1 दे दिया इसने, -1 मतलब एंड ऑफ द फाइल। क्यों ऐसा दिया? क्योंकि ऐसा कोई फाइल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फाइल ये data.txt है, राइट। यहाँ पे हम लोग को एक data.txt बनाना पड़ेगा। लेट्स जूम दिस अप फर्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग को एक data.txt करके हम लोग ने फाइल बना दिया। अब इसके अंदर उन्होंने लिखा हेलो में लिखता नहीं, हम लोग नमस्कार लिखते हैं। यस, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखते हैं इसको। अब इसको सेव तो कर दिया, ये data.txt अब एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हम लोग का इसके अंदर का डेटा रीड करना है। इसके अंदर डेटा क्या लिखा है? नमस्कार लिखा है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब इस फाइल को हम लोग रन करके देखते हैं। एक कैरेक्टर ये लेगा, प्रिंट करेगा, फिर हम लोग का पोजीशन बताएगा। लेट्स से हम लोग कोई भी कैरेक्टर नहीं लेते, एब्सोल्युटली 0th पोजीशन पे होगा, राइट। इसको रन करते हैं, यहाँ पे बता रहा है करंट पॉइंटर पोजीशन 0। ओके ग्रेट। अब लेकिन ये 0 प्रिंट करने के पहले मैं क्या करूंगा, एक कैरेक्टर को हम लोग लेके प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब जब हम लोग ने पहली बार इसको रन किया तब कुछ प्रिंट नहीं किया था, तो कैरेक्टर पोजीशन, उसका जो कर्सर पोजीशन था फाइल पॉइंटर का, वो 0 पे था। अब हम लोग ने एक कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट किया। इसके बाद ऑब्वियसली एक कैरेक्टर आगे बढ़ जाना चाहिए, एन प्रिंट हो जाना चाहिए, एक कैरेक्टर आगे बढ़ना चाहिए, उस 0 से 1 तक पहुंच जाना चाहिए। इसको रन करके देखते फिर। यहाँ पे देखोगे एन प्रिंट हुआ और उसके साथ साथ यहाँ पे 1 पे आ गया वो। इस पे मेरे को स्लैशन डालना चाहिए, 2 स्लैशन दैट इज। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखोगे एक उसने कैरेक्टर रीड किया, और क्योंकि एक कैरेक्टर को रीड किया उसका पॉइंटर 0 से हटके अभी 1 पे आ गया, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 पे पहुंच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे एक करके हम लोग ने 4 कैरेक्टर को रीड किया, ठीक है। अब 4 कैरेक्टर रीड किया तो 4 कर्सर आगे बढ़ जाना चाहिए उसको। यहाँ पे देखो नमा आ गया, नाम आ गया, नमा पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे। यहाँ पे वो 0 था, 1 2 3 4 4 कैरेक्टर आ गया। और यहाँ पे हम लोग का कैरेक्टर क्या बता रहा है, वो 4th पोजीशन पे, ठीक है। तो ये 0th पोजीशन का, ये 1st पोजीशन का, 2nd पोजीशन का, या 3rd पोजीशन का, इसके आगे वो पहुंच गया नहीं 4th पोजीशन पे। तो ये ftel हम लोग का पोजीशन बता रहा है कि करंट हम लोग का जो पोजीशन है फाइल पॉइंटर कर्सर का, वो कहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकदम पगला के तरह इसको मल्टीपल बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो 9 के आगे वो नहीं जा रहा है, ठीक है। हम लोग ने ऑब्वियसली 9 से बहुत ज्यादा कर दिया है, आप देख रहे हो यहाँ पे, और बड़ा कॉपी पेस्ट किया। अब वो 9 के आगे नहीं जा रहा है, मतलब टोटल यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स है, ठीक है। 9 से एक ज्यादा होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलराइट 9 एग्जैक्टली वैसा है, दैट्स ग्रेट। सो इसमें हम लोग को टोटल लेंथ भी पता चल गया हम लोग के फाइल का कितना है यूजिंग दिस ftel। हम लोग ने पूरा उसका डेटा को रीड कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट रिमेन्ड वाज 9, क्योंकि 9 कैरेक्टर्स थे टोटल। सो दिस इज हाउ इट इज। अब इसमें अगर लेट्स से कुछ भी नहीं होगा, देन हम लोग का ftel क्या रिटर्न करेगा, ftel इसने 0 रिटर्न किया, दैट्स ग्रेट, फाइन। ओके, सो ये हम लोग का था ftel। आपको ftel समझ आया होगा। लेट्स गो, लेट्स गेट मूविंग। अब हम लोग को पता है कि हम लोग फाइल के लोकेशन को चेक कर सकते हैं कि फाइल का कर्सर इस समय किस पॉइंट पे है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का ये fseek फंक्शन हम लोग का लास्ट फंक्शन है एक्चुअल में। इस फंक्शन को जानने से हम लोग जो है कंट्रोल पा लेंगे इस कर्सर का। अभी तक हम लोग ने क्या किया है, हम लोग रिवाइंड फंक्शन से अपने कर्सर को स्टार्ट पे लेके चले जाते हैं फाइल के, लेकिन हम लोग को किधर आगे पीछे करना हो कर्सर को, तो वो हम लोग नहीं कर सकते थे। ये हम लोग फाइल fseek के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है, इसको ओपन कर लेते हैं। fseek फोल्डर बना दिया मैंने, और इसमें पहले इसको सेव कर लेते हैं। fseek.c इसको सेव कर लिया, ग्रेट। अब यहाँ पे सेव कर लिया, यहाँ पे फाइल को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा भाई। पहले फाइल को एग्जिस्ट किए मैंने कैसे चलेगा। यहाँ पे फाइल का नाम क्या रखा है, data.txt लिख देते हैं, data.txt फाइल का नाम। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं नंबर लिख देता हूँ चुपचाप। नहीं यार, नंबर लिखने कंफ्यूज हो जाए तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लेटर्स को लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने इतना लेटर्स को लिख दिया, ग्रेट। अब यहाँ पे ये रीड मोड पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है पहले कैरेक्टर को गेट करके इसको प्रिंट करता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ch को डिक्लेयर करो, ओके। इसको रन करते हैं। यहाँ पे पहला कैरेक्टर q उसने प्रिंट करके मेरे को दे दिया, ग्रेट। लेकिन मेरे को q कैरेक्टर नहीं चाहिए, मेरे को डायरेक्टली t कैरेक्टर चाहिए। तो अब t कैरेक्टर कहाँ पे, इससे 1 2 3 4 5 के दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को q से 5 आगे बढ़ना है, यानी स्टार्टिंग से 5 कैरेक्टर को आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैं यूज करूंगा fseek को। fseek से हम लोग पोजीशन चेंज कर सकते हैं कर्सर का। fseek इस फंक्शन को मैंने लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखो, यहाँ पे कैसा है, इस जगह पे इसका सिंटैक्स देखो कैसा है। सिंटैक्स में सबसे पहली चीज मांग रहा है फाइल पॉइंटर। तो फाइल पॉइंटर तो हम लोग के पास है, यहाँ पे दे देते हैं फाइल पॉइंटर, यानी ये fp ये दे दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज क्या है अपने पास, नेक्स्ट चीज अपने को क्या देना है, कितने का डिस्टेंस हम लोग को वो देना है। नेक्स्ट तो कितने का डिस्टेंस हम लोग को देखने का है, तो हम लोग ने देखा 1 2 3 4 5 4 या 5 का डिफरेंस देना है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं, देखते हैं। और कहां से हम लोग को डिस्टेंस देना है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, फ्रॉम बिगिनिंग। सो फ्रॉम बिगिनिंग अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हम लोग का जो थर्ड पैरामीटर है उसमें हम लोग ये सेट कर सकते हैं सीक सेट, जो कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल से कर्सर को आगे पीछे बढ़ाएगा। करंट और एंड होता है, हम लोग को 60 से चाहिए, हम लोग ने सीक सेट को ले लिया, तो यहाँ पे ये वाला पैरामीटर डाला। तो अब आप इस अगर फंक्शन को रीड करेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि इस फाइल पॉइंटर में 4 पोजीशन आगे बढ़ाओ स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, ठीक है। सीक स्टेट का मतलब है स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग का अब जो कैरेक्टर होगा वो 4 आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसके बाद इस कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। अब इसको रन करते हैं, देखो क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग का टी आया, एग्जैक्टली एज वी थॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एफ सीक के अंदर हम लोग ने इस फाइल पॉइंटर के 4 पोजीशन आगे लिया स्टार्टिंग से। तो 4 पोजीशन आगे लिया स्टार्टिंग से, तो क्या हुआ, QWER टी पे आ गया, जैसे हम लोग को चाहिए था। फिर हम लोग ने कैरेक्टर को प्रिंट किया तो वो टी पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लोकेशन को चेंज किया, ठीक है। अब इस लोकेशन पे आगे टी के लोकेशन पे आने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे देखोगे तो 2 और चीज है जो हम लोग कर सकते हैं। एक, करंट पोजीशन से आगे पीछे जाओ, या फिर एंड से आगे पीछे जाओ। अब हम लोग एंड पे पहुंच सकते हैं फाइल के, ठीक है, फाइल के एंड पे। यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ ना डालू, 0 डालू और सीक एंड लिखूं, क्योंकि यहाँ पे सीक एंड है, तो मैं फाइल के एंड पे पहुंच जाऊंगा। और एंड पे फाइल को कैरेक्टर में कुछ प्रिंट करने का हम लोग प्रिंट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें हम -1 करके देखते हो, क्या पीछे जाएगा उसके, आई डोंट नो। हाँ, तो गया। हुआ क्या यहाँ पे, हम लोग का इस चीज को देखोगे, इस फंक्शन को यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एफ सीक में फाइल पॉइंटर में हम लोग एक स्टेप पीछे गए एंड से। एंड से एक स्टेप पीछे का मतलब क्या है, ये एंड है हम लोग का यू के आगे, इसके एक स्टेप पीछे जाने का मतलब क्या है, यू के पीछे जाना। तो हम लोग यू के पीछे चले गए, तो एंड से एक कदम पीछे लिया आपने, ठीक है। अब आप यू के पीछे हैं, राइट। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट से जब आप यू के पीछे हो, इस करंट पॉइंट से लेट्स से आपको 3 कैरेक्टर पीछे जाना है। इस करंट पॉइंट से 3 कैरेक्टर पीछे जाने का मतलब क्या है कि अभी यू पे हो, आपको वाई पे, टी पे, आर पे पहुंचना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हटा देंगे, क्योंकि हम लोग को प्रिंट नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। तो यहाँ पे ये चीज किस तरीके से काम करेगी इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपने क्या किया, एंड से एक कदम पीछे चलेगा, यानी आप यहाँ पे आ गए यू पे। अब आप क्या किया, आपने उस करंट पोजीशन से 3 स्टेप पीछे चले गए। तो 1 2 3 स्टेप पीछे जाने के बाद आपका भी यहाँ पे आर प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इस कर्सर को आप आगे पीछे कर रहे हो, या तो स्टार्ट से, या तो एंड से, या फिर करंट पोजीशन से, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा करने के बाद अगर इसको रन करोगे तो क्या आता है, देखो आता है आर। ये इंटेंडेड था हम लोग को, क्योंकि हम लोग एंड से एक कदम पीछे गए, यानी यहाँ पे यू पे आ गए, फिर वो करंट पोजीशन से आप 3 पीछे गए, यानी 1 2 3, और यहाँ पे आपका आर प्रिंट हुआ इस कारण से। तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा कि ये सीक, एफ सीक किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। बिगनिंग से अगर आपको कुछ आगे पीछे जाना है तो सीक स्टेट करो, करंट पोजीशन से आगे पीछे जाना है तो सीक करंट करो, और एंड पोजीशन से कुछ करना है तो सीक एंड कर सकते हो। अब इस एफ सीक से आप कंप्लीट कंट्रोल पा सकते हो आपके कर्सर पे, फाइल पॉइंटर के। तो ये था आपका एफ सीक, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये फाइल हैंडलिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। यहाँ पे आज हम लोग ने क्या देखा, रिवाइंड फंक्शन देखा, जिससे आपका कर्सर स्टार्ट में पहुंच जाता है। एफ एरर, जिससे आपको पता चलता है कि कोई एरर हुआ है फाइल एग्जीक्यूशन के बीच में। रिमूव से आपको एक फाइल को परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। एफ फ्लश से आप कोई स्ट्रीम को फ्लश कर सकते हो। आप stdin स्ट्रीम को फ्लश करते हो यूजुअली जब आपका scanf में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तब, ठीक है। एफ टेल से आपको पता चलता है आपका कर्सर किस पोजीशन पे है, और एफ सीक पे आपको कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है कि आप अपने कर्सर को कहां से कहां पे मूव करना चाहते हैं। या तो स्टार्ट से कहीं पे मूव करना है, या तो एंड से कहीं पे मूव करना है, या तो करंट पोजीशन से कहीं पे आपको मूव करना है, तो आप एफ सीक यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक फाइनल नोट कि अभी आप एडवांस टेक्स्ट मोड फाइल हैंडलिंग के लिए सीख चुके हैं सारे कंसेप्ट जितना रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद आप पूर्णतः रेडी है रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए। आपको बस अपना दिमाग लगाना है स्ट्रक्चर्ड तरीके से, और आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व हो रही थी इस सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो लोग किस किस तरीके से अपने ब्रेन को ग्रो किया है। और आज जो भी टेक्नोलॉजी देखते हो आप डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, उसका पहले कुछ प्री डिसेसर चीजें ऐसी ही चीजें होती थी, यानी बेसिक चीजें इतनी। इन
चीजों को सॉल्व करते करते अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाते हुए आज आपके पास कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिससे आप बहुत इजीली ये सारी चीजें मैनेज करते हैं विद लीस्ट एरर एंड मोस्ट सिक्योर्ड वे। इस तरीके की चीजें होती है। सो बेस्ट ऑफ लक, आप थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करें। और तो अगर गलती से आप इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।